नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त के अहम सुर्खियां। पीएम मोदी का पटना में आज शाम 4 बजे रोड शो, आरा नवादा में रैलियां, गुरुद्वारे भी जाएंगे पीएम। हाई अलर्ट पर प्रशासन। मुजफ्फरपुर में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा। साहिबगंज, पारू, बरूराज में एनडीए प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। वैशाली भी जाएंगे गृह मंत्री। आज मोकामा में जनसभा करेंगे तेजस्वी यादव। वीणा देवी के लिए मांगेंगे वोट। बिहार में 2 जनसभा करेंगे राहुल गांधी। तमिलनाडु में वोटिंग अधिकार की रक्षा के लिए 2 नवंबर को सभी पार्टियों की बैठक। सभी राजनीतिक दलों को किया गया आमंत्रित। दुलारचंद हत्याकांड में बाहुबली अनंत सिंह गिरफ्तार। लाइव शो में पुष्पम प्रिया, भाजपा समर्थकों में मारपीट। 30 अक्टूबर को जनसुराज कैंडिडेट के प्रचार के दौरान दुलारचंद की हुई थी हत्या। तूफान मोंथा का असर खत्म, अब बारिश नहीं ठंड बढ़ेगी। राजस्थान, एमपी में बारिश होगी। हिमाचल के 2 शहरों में तापमान माइनस में पहुंचा। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली से अहम खबर है, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उत्तराखंड दौरा। 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पतंजलि विश्वविद्यालय की दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी राष्ट्रपति। हरिद्वार में विश्वविद्यालय की दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इसके साथ ही कैची धाम के नीम करोली बाबा आश्रम भी जाएंगी राष्ट्रपति। उत्तराखंड विधानसभा को भी संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राजभवन की 125वीं वर्षगांठ के समारोह में भी भाग लेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो उत्तराखंड विधानसभा को संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राजभवन की 150वीं वर्षगांठ के समारोह में भाग लेंगी राष्ट्रपति। दिल्ली से अहम खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उत्तराखंड दौरा। 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और अखिलेश सिंह हमारे विशेष संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिवसीय उत्तराखंड का दौरा, पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। इसके अलावा उत्तराखंड विधानसभा को भी संबोधित करेंगी द्रौपदी मुर्मू। क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही? देखिए मनोज, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड जा रही हैं। 2 नवंबर, 3 नवंबर और 4 नवंबर का उत्तराखंड के तमाम स्थानों पर जाएंगी। तमाम कार्यक्रमों में शामिल होंगी। धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक और शैक्षणिक कार्यक्रमों के तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये 3 दिवसीय दौरा उत्तराखंड का देखा जा रहा है। सबसे पहले आज उत्तराखंड के हरिद्वार जाएंगी, जहां हरिद्वार में बाबा रामदेव के पतंजलि आश्रम का जो विश्वविद्यालय है, पतंजलि विश्वविद्यालय, उसके दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। इसमें शामिल होने के बाद देहरादून जाएंगी। देहरादून के विधानसभा कार्यक्रम रखा गया, जो उसको संबोधित करेंगी। इसके साथ ही साथ एक रजत जयंती कार्यक्रम देहरादून में रखा गया, उसमें शामिल होंगी। कुमायूं विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके साथ ही साथ जो अंतिम दिन यानी 4 नवंबर के दौरे को अगर देखा जाए तो उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नैनीताल जाएंगी, जहां नैनीताल के जिले में कैची धाम में स्थित बाबा नीम करौरी के आश्रम जाएंगी, जहां उनके आश्रम में दर्शन करेंगी। और इन तमाम दौरे को तौर पर उत्तराखंड के बड़ा ऐतिहासिक दौरा कहा जा सकता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 दिन से लंबा दौरा है, जिस दौरान वो शैक्षणिक कार्यक्रम यानी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। राजनीति के कहा जा सकता है कि विधानसभा के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करेंगी। उसके अलावा राजभवन के कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगी और इसके अलावा कुमायूं मंडल के भी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होगी। तो ये कहा जा सकता है कि 3 दिवसीय दौरा बेहद ऐतिहासिक रहेगा। राजनीतिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक और धार्मिक दौरे के तौर पर राष्ट्रपति का देखा जाएगा। मनोज। हाँ बिल्कुल अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो राष्ट्रपति राजभवन की 125वीं वर्षगांठ के समारोह में भी भाग लेंगे। उत्तराखंड के विशेष सत्र को, विधानसभा के विशेष सत्र को भी संबोधित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कैची धाम भी जाने की बात सामने आ रही है। आपको बता दें कि पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी राष्ट्रपति शामिल होंगी। तो 3 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड आज पहुंचेंगी। उत्तराखंड स्थापना दिवस के 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर विशेष सत्र विधानसभा का आयोजित हो रहा है, जिसको संबोधित करेंगी द्रौपदी मुर्मू।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिल्ली से अगली अहम खबर, जहां पटना में पीएम मोदी की चुनावी रोड शो। आपको बता दें 14 सीटों पर प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। पटना की सड़कों पर दिखेगा चुनावी जोश। बिहार चुनाव को लेकर पीएम मोदी का अभियान लगातार जारी। तो पटना की सड़कों पर चुनावी जोश देखने को मिलेगा। बिहार चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का अभियान लगातार जारी है। पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेगा रोड शो कर रहे हैं। 14 सीटों पर प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो बिहार में चुनाव प्रचार जोरों पर है। तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रैलियां लगातार कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। भाजपा के अन्य बड़े नेता, चाहे गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, अन्य प्रदेशों के मुखिया हो, बिहार में लगातार रैलियां, जनसभाएं कर रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो। और इस खबर पर हम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता अखिलेश, आपको बता दें हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश जी लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, अगर बिहार की बात करें तो बिहार में राजनीतिक शोर, चुनावी प्रचार का शोर जबरदस्त सुनाई दे रहा। हर राजनीतिक पार्टी जोर शोर से प्रचार प्रसार में लगी हुई है, जो आजमाइश कर रही है। प्रधानमंत्री की भी लगातार रैलियां हैं, एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में वो चुनावी प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में पटना में प्रधानमंत्री का ये रोड शो कई सीटों पर प्रभाव डालेगा और एक माहौल जो है एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में बिहार में बनाएगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रधानमंत्री का बिहार चुनाव में तूफानी चुनावी प्रचार अब शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री अब रैलियों से लेकर सड़क के रोड शो तक उतर गए हैं। आज प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों के तौर पर देखा जाए तो बेहद अहम कार्यक्रम आज प्रधानमंत्री के बिहार चुनाव में लगाए गए। इसके साथ ही साथ धार्मिक कार्यक्रम भी लगे हुए हैं। आज सबसे पहले सुबह में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम राष्ट्र कवि दिनकर की प्रतिमा पर जाने का है। वहां पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम रखा गया, राष्ट्र कवि दिनकर। उसके बाद राष्ट्र कवि दिनकर की प्रतिमा से प्रधानमंत्री रोड शो करेंगे, पटना साहिब गुरुद्वारा जाएंगे, वहां मत्था टेकेंगे और मत्था टेकने के बाद प्रधानमंत्री का एक लंबा रोड शो दिनकर की प्रतिमा से पटना साहिब गुरुद्वारा तक होगा। ये बड़ा कार्यक्रम प्रधानमंत्री का सुबह का था। इसके साथ ही साथ पटना के जो आसपास की, पटना जिले से लेकर सभी जो 14 सीटें हैं, उन सभी 14 सीटों की लोगों से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के प्रत्याशियों को जिताने की अपील करेंगे। और इसके बाद प्रधानमंत्री की दोपहर करीब 12 बजे के आसपास एक आरा में चुनावी जनसभा रखी गई, जहां भोजपुर जिले की आने वाली सभी विधानसभा सीटों के लिए प्रधानमंत्री एनडीए के प्रत्याशियों से अपील करते नजर आएंगे, जब आरा की में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री की एक और रैली रखी गई जो करीब 3:30 बजे है। प्रधानमंत्री नवादा के में 3 बजे करीब चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और इस 3 बजे चुनावी जनसभा में प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों समेत एनडीए के सभी उम्मीदवारों को जिताने के लिए अपील करेंगे। और कहा जा सकता है कि आज जो प्रधानमंत्री के सुबह से लेकर शाम तक ताबड़तोड़ जो कार्यक्रम लगे हैं, इससे एक माहौल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए अपील करते जो प्रधानमंत्री दिखेंगे। दूसरा, एनडीए के प्रत्याशियों को जिताने की मांग वो जनता से करेंगे और इस दौरान प्रधानमंत्री पूरा विपक्ष के निशाने को लेकर चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। इसमें सबसे बड़ा निशान लालू का परिवार होगा, लालू की सरकारें जो रही उस पर होगा, लालू पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उन पर होगा। दूसरा सबसे बड़ा निशाना होगा राहुल गांधी पर, कांग्रेस पर। तो कहा जा सकता है कि जब आज प्रधानमंत्री राष्ट्र कवि दिनकर की प्रतिमा में पुष्पांजलि और माल्यार्पण करने के बाद अपना गुरुद्वारा तक मत्था टेकने से लेकर रोड शो और चुनावी रैलियों तक लालू परिवार और कांग्रेस पर हमलावर नजर आएंगे, प्रधानमंत्री और एनडीए के प्रत्याशियों को जिताने की अपील बिहार की जनता से करते नजर आएंगे। और बिल्कुल अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज रोड शो और इस रोड शो के माध्यम से बिहार में चुनावी गणित को साधते नजर आएंगे प्रधानमंत्री और कई सीटों पर इस रोड शो का प्रभाव पड़ेगा। यूं कहें कि पूरे प्रदेश में
चुनावी माहौल भाजपा और एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में बनेगा प्रधानमंत्री के इस रोड शो के बाद। और इस बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। अस्पतालों में बुखार के मरीजों की परेशानी बढ़ी है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से अहम खबर, अस्पतालों में सिर्फ 500 mg पैरासीटामोल की हो रही है सप्लाई। तेज बुखार में नहीं मिल रही राहत, बढ़ाना पड़ रहा है डोज। डॉक्टरों को भी इलाज में आ रही हैं दिक्कतें। तेज बुखार में नहीं मिल रही है राहत, डॉक्टरों को बढ़ाना पड़ रहा है डोज। तो डॉक्टरों को भी इलाज में आ रही तमाम दिक्कतें। मनीष, हमारे संवाददाता मनीष तिवारी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, लखनऊ में जो मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन जो दवाएं भेज रहा है, जो पैरासीटामोल भेज रहा है, वो 500 mg की ही सप्लाई हो रही है, जबकि 500 mg जो है बुखार में कारगर साबित नहीं हो रही। डॉक्टरों को डोज बढ़ाना पड़ रहा है, लेकिन सप्लाई न होने की वजह से अतिरिक्त डोज बढ़ाना पड़ रहा है। क्या अस्पतालों में अतिरिक्त डोज की 650 mg या अन्य डोज की दवाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं? क्या कुछ अहम जानकारी इस विषय पर? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए सरकारी अस्पतालों में जो है बुखार के वाले मरीजों की संख्या जो है काफी लगातार बढ़ती जा रही है और बुखार पर जो पैरासीटामोल की टैबलेट डॉक्टरों के द्वारा दी जा रही थी, वो 500 mg की टैबलेट दी जा रही थी, जिस पर जो है बुखार पर काबू नहीं पाया जा पा रहा था, जिसके चलते जो है वहां पर 650 mg की टैबलेटों को जो है डॉक्टरों के द्वारा देने की प्रक्रिया की गई, लेकिन अस्पताल में 500 mg की ही दवाइयाँ थी, जिसके चलते जो है मरीजों को जो है बाहर से जो है टैबलेट खरीदनी पड़ रही है। तो कहा जाए जिस प्रकार से यूपी मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन के द्वारा जो है जो दवाइयों की सप्लाई हो रही है सरकारी हॉस्पिटल में, वहां पर 650 mg की टैबलेट की सप्लाई न होने के कारण जो है काफी समस्या आ रही है और जिसके चलते जो है मरीजों को जो है बाहर से दवाइयाँ खरीदनी पड़ रही है। जी हाँ बिल्कुल, इसके लिए जो मेडिकल प्रशासन है इसके लिए कुछ तैयारियां कर रहा है, उसको अस्पतालों की तरफ से उसको जो है अनुरोध किया जा रहा है। क्यों अब तक इन दवाइयों को सप्लाई पूरी नहीं की गई है, इस पर अधिकारियों को कुछ बोलना अभी तक हुआ है, प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से डॉक्टरों ने जो है और बाकी जो उनके मरीजों के साथ जो उनके परिजन हैं, वो लगातार जो है डॉक्टरों से अपील कर रहे थे कि दवाइयों का डोज, दवाइयां जो है हमें बाहर से लेनी पड़ रही है, लेकिन डॉक्टरों का साफ तौर से कहना है कि केवल 500 mg की टैबलेट ही जो है पैरासीटामोल की वो अस्पताल में है और 650 mg की अभी सप्लाई नहीं हो रही है। जो कारण देखा गया तो डॉक्टरों के द्वारा ये बताया गया कि जो सीएमओ लेवल तक जो है इनकी जानकारी जो है दी जा चुकी है कि 650 mg की जो पैरासीटामोल की जो दवाइयां हैं या टैबलेट है वो जो है वहाँ मौजूद नहीं है। तो लेकिन अभी तक जो है जो सप्लाई यूपी मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन के द्वारा जो की जा रही है वहां तक सूचना गई है, लेकिन अभी तक जो है इस प्रकार जो आपूर्ति वहां पर 650 mg पैरासीटामोल टैबलेट की होनी चाहिए अब तक नहीं की गई है, जिसके चलते जो है मरीजों को भी परेशानी का क्या सामना करना पड़ा। डॉक्टरों को मजबूरी में जो है कहना पड़ रहा है कि डॉक्टर बाहर से मरीजों से उनके परिजनों से कहना पड़ रहा है कि जाकर के बाहर से इन दवाइयों को लेकर के आए, क्योंकि बुखार जिस प्रकार से मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और बुखार पर जिस तेजी से बुखार है उस पर जो है 500 mg का टैबलेट जो है असर नहीं कर रही है और 550 mg की टैबलेट की जरूरत पड़ रही है। अब मरीजों को जो है बाहर से दवाइयां खरीद करके लानी पड़ रही हैं। जी हाँ बिल्कुल, मनीष तिवारी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टरों को भी इलाज में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 500 mg पैरासीटामोल की सप्लाई अस्पतालों में हो रही है और ये डोज जो है वो बुखार में कारगर साबित नहीं हो रहा है। ऐसे में तेज बुखार में राहत भी नहीं मिल रही है, डॉक्टरों को अतिरिक्त डोज भी बढ़ाना पड़ रहा है। और अगली अहम खबर लखनऊ से है। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। ये अहम खबर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। यूपी के कई जिलों में पशु आहार खरीद में गड़बड़ी की खबर सामने आ रही। 2 से 3 गुना ज्यादा कीमत पर खरीदा जा रहा है पशु आहार। मनमानी खरीद से विभागों को लगाया जा रहा है चूना।
गड़बड़ी की जानकारी से विभाग हरकत में आया। तो लखनऊ से अहम खबर, यूपी के जिलों में पशु आहार खरीद में बड़ी गड़बड़ी सामने आ रही है। 2 से 3 गुना ज्यादा कीमत पर खरीदा जा रहा है पशु आहार। मनमानी खरीद से विभागों को चूना लगाने का प्रयास किया जा रहा है। तो गड़बड़ी की जानकारी से विभाग हरकत में आया है। तो लखनऊ से अहम खबर, यूपी के कई जिलों में पशु आहार खरीद में गड़बड़ी देखने को मिल रही है। 2 से 3 गुना ज्यादा कीमत पर खरीदा जा रहा है पशु आहार। मनमानी खरीद से विभागों को चूना लगाने का प्रयास किया जा रहा है। मनीष तिवारी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, पशु आहार खरीद में बड़ा गड़बड़झाला सामने आ रहा है। 2 से 3 गुना कीमत पर पशु आहार खरीदा जा रहा है और कहीं ना कहीं जो धन है उसका बंदर बांट किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये बड़ी गड़बड़ी सामने आ रही है। क्या कुछ अहम जानकारी इस खबर पर? जी, अगर देखा जाए जिस प्रकार से पशु आहार को लेकर के जो गड़बड़ी सामने देखने को मिली, ये काफी समय से इस प्रकार की शिकायतें आती रहती, क्योंकि ये पूरा टेंडर जो है एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया है और ये प्राइवेट कंपनी जो है वहां पर जो प्रधान के साथ मिल करके जो है इस प्रकार की मिली भगत करते हैं। और जो पशु आहार है, पशु आहार को खरीद जो उनके द्वारा की जाती है, तो वो जो वहां पर प्रशासन में इसका जो बिल दिखाया जाता है तो कई गुना दिखाया जाता है। तो कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से ये पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी टेंडर जिन लोगों को पारित किए गए, तो ये उनकी गड़बड़झाला ये लगातार देखने को मिल रही है और कई बार जो है इस प्रकार की जो है शासन में भी शिकायतें आ चुकी है। हालांकि कहा जा सकता है कि अगर इस पूरे घोटाले की जांच की जाए और जो जानकारियां मिलती तो कई करोड़ रुपए का घोटाला जो है सामने देखने को मिलेगा। तो कह सकते हैं कि पूरी तरीके से पशु आहार का जो उनके आहार के लिए जो ये पूरा टेंडर प्रक्रिया है, टेंडर के प्रक्रिया के तहत जो है ठेकेदार को टेंडर दिया गया है, लेकिन इसमें प्रधान से लेकर के प्रशासनिक अधिकारी तक जो है इसकी पूरी मिली भगत करके ये पूरे गड़बड़झाला को जो कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल मनीष, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो 2 से 3 गुना कीमत पर खरीदा जा रहा है पशु आहार। मनमानी खरीद से विभागों को चूना लगाने का प्रयास किया जा रहा है। गड़बड़ी की जानकारी से विभाग हरकत में आया है। और अगली अहम खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की ये अहम खबर आपको हम दिखा रहे हैं। मुंबई से अहम खबर, महिला वनडे विश्व कप का फाइनल आज। तो भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच खिताबी जंग हो गया आज। महिला वनडे क्रिकेट का फाइनल आज, भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच फाइनल मैच। तो महिला वनडे विश्व कप को मिलेगा नया चैंपियन। महिला वनडे विश्व कप को मिलेगा आज नया चैंपियन। खिताबी मुकाबला भारत और दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम के बीच। हरमन जेमिमा मंधाना की बल्लेबाजी पर आज नजर रहेगी। मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में होगा फाइनल मैच। दोपहर 3 बजे शुरू होगा खिताबी मुकाबला। तो मुंबई से अहम खबर, महिला वनडे विश्व कप का फाइनल आज, भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच खिताबी जंग। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच फाइनल मुकाबला। तो ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारतीय महिला टीम ने फाइनल में जगह बनाई और दक्षिण अफ्रीका भी लंबे समय के बाद फाइनल में पहुंची है। और ऐसे में अब भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच ये खिताबी जंग, हरमन जेमिमा मंधाना की बल्लेबाजी पर रहेंगी नजरें। मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में होगा ये महामुकाबला। दोपहर 3 बजे शुरू होगा
खिताबी मुकाबला। तो मुंबई से अहम खबर, महिला वनडे विश्व कप का फाइनल आज। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बांदा में यातायात जागरूकता माह का शुभारंभ हुआ है। कमिश्नर व डीआईजी ने किया है फीता काटकर उद्घाटन। रामलीला मैदान में उमड़ी भारी भीड़। हेलमेट व सीट बेल्ट के प्रति किया गया है जागरूक। 1 माह तक चलेगा ये जागरूकता अभियान। डीएम, एसपी समेत सभी अधिकारी रहे मौजूद। सड़क सुरक्षा पर दिया गया विशेष जोर। हादसों में कमी के लिए जनता से सहयोग की अपील की गई। डीएम, एसपी समेत अधिकारी मौजूद रहे। सड़क सुरक्षा पर दिया गया विशेष जोर। हादसों में कमी के लिए जनता से सहयोग की अपील की गई। में आज कार्यक्रम किया गया जिसमें वरिष्ठ अधिकारी, कमिश्नर सर, डीआईजी सर द्वारा प्रतिभाग किया गया। स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चों द्वारा प्रतिभाग किया गया। जो बांदा जनपद के सम्राट नागरिकगण उनके द्वारा प्रतिभाग किया गया। इसका उद्घाटन किया गया। 1 महीने का एक कार्यक्रम रहेगा जिसमें अवेयरनेस कैंपेन स्कूल, कॉलेज वगैरह में हर जगह हम लोग के द्वारा लगाया जाएगा। ठीक। खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ से अहम खबर है। इस वक्त की अहम खबर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या में ध्वजारोहण। राम मंदिर पुनर्निर्माण संकल्प की पूर्णता का प्रतीक होगा ये कार्यक्रम। 25 नवंबर को मोहन भागवत और प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे मौजूद। सीएम योगी ने पीएम मोदी को दिया औपचारिक आमंत्रण। 25 नवंबर को मोहन भागवत और प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे मौजूद। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी को औपचारिक आमंत्रण दिया। संघ स्थापना के 100 वर्ष पर विशेष आयोजन। अयोध्या में ऐतिहासिक ध्वजारोहण की तैयारी जोरों पर। तो लखनऊ से अहम खबर। अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत। राम मंदिर पुनर्निर्माण संकल्प की पूर्णता का प्रतीक होगा यह कार्यक्रम। 25 नवंबर को मोहन भागवत और प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे मौजूद। सीएम योगी ने पीएम मोदी को औपचारिक आमंत्रण दिया। 25 नवंबर को मोहन भागवत और प्रधानमंत्री मोदी मौजूद रहेंगे। मनीष तिवारी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को राम मंदिर का पुनर्निर्माण के प्रतीक के तौर पर और संघ के स्थापना दिवस के ऐतिहासिक मौके पर स्थापना दिवस
कार्यक्रम के मौके पर अयोध्या में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विशेष ध्वजारोहण होगा। इसमें प्रधानमंत्री के साथ साथ संघ प्रमुख मोहन भागवत के पहुंचने की बात सामने आ रही है। क्या है ये पूरा कार्यक्रम? जी, अगर देखा जाए इस कार्यक्रम को, जो 25 नवंबर को ये कार्यक्रम को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से तैयारी कर रही थी और इसको लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली गए थे और उनके द्वारा जो है प्रधानमंत्री को निमंत्रण दिया गया था। अगर इस समारोह की बात की जाए तो ये समारोह जो है पूरी तरीके से जो है प्राण प्रतिष्ठा का जिस प्रकार से प्रोग्राम पहले देखने को मिला था, उसी तौर पे जो है इसकी तैयारी की जा रही है और जिसमें जो है आरएसएस से संघ की जो 100 वर्ष पूरे होने पर और जिस प्रकार से राम प्रतिष्ठा पर भव्य मंदिर के पुनः निर्माण को लेकर के राष्ट्रीय संकल्प की पूर्णता ध्वजारोपण समारोह को लेकर के जो है ये पूरा प्रोग्राम किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में प्रधानमंत्री सहित जो है आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत और इसके अलावा जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल होंगे और माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सारी कैबिनेट भी जो है इस पूरे समारोह में शामिल होगी और इसमें जो है अयोध्या क्या जो ट्रस्ट है, ट्रस्ट के द्वारा जो है काफी लोगों को में हजारों की संख्या में निमंत्रण भी दिए जा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जहां जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां के मुख्यमंत्री भी को निमंत्रण दिया जा रहा है, सारे वीआईपीज को निमंत्रण दिया जा रहा है। तो कहा जा सकता है ये भव्य रूप से जो है पूरे समारोह की जो है तैयारी की जा रही है और जो सूचनाएं हैं, जो अधिकारियों को और सुरक्षा को लेकर के सारी रणनीति अभी से तैयार की जा रही है, जिससे कि इस प्रोग्राम को पूरे भव्य तरीके से जो है आयोजित किया जा सके। जिस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा का जो प्रोग्राम था उसी के बिना पर इस प्रोग्राम को भी देखा जा सकता है। जी हाँ बिल्कुल, मनीष तिवारी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राम मंदिर पुनर्निर्माण संकल्प की पूर्णता का प्रतीक होगा ये कार्यक्रम और इस विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत 25 नवंबर को मौजूद रहेंगे। तो ये अहम खबर लखनऊ से आपको दिखा रहा है। अयोध्या में विशेष कार्यक्रम आयोजित होगा। संघ स्थापना के 100 वर्ष पर यह विशेष आयोजन। अयोध्या में ऐतिहासिक ध्वजारोहण की तैयारी। फिलहाल खबरों में वक्त एक और ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कासगंज से अहम खबर है। रहस्यमय ढंग से गायब हुई पीड़िता बरामद हुई है। दुष्कर्म पीड़िता के लापता होने से हड़कंप मचा था। पुलिस ने की पीड़िता की सुरक्षित बरामदगी। परिजनों ने अनबन के चलते घर से निकली थी किशोरी। परिजनों से अनबन के चलते घर से निकली थी किशोरी। 10 अप्रैल को हुआ था सामूहिक दुष्कर्म। सीसीटीवी निगरानी के बीच कैसे निकली पीड़िता, ये सवाल थे। कासगंज कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया था। दुष्कर्म मामले में न्याय की राह पर अब सवाल उठे हैं। सीसीटीवी निगरानी के बीच पीड़िता घर से कैसे निकली, ये बड़ा सवाल था। कासगंज कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला, दुष्कर्म मामले में न्याय की राह पर उठे हैं सवाल। कासगंज से अहम खबर। रहस्यमय ढंग से गायब हुई पीड़िता बरामद। दुष्कर्म पीड़िता के लापता होने से मचा हड़कंप। पुलिस ने पीड़िता की सुरक्षित बरामदगी की। परिजनों से अनबन के चलते घर से निकली थी किशोरी।
तो 10 अप्रैल को हुआ था सामूहिक दुष्कर्म। सीसीटीवी निगरानी के बीच कैसे निकली पीड़िता, ये सवाल उठ रहे थे। कासगंज कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला। अप्रैल 2025 में थाना कासगंज पर गैंगरेप का एक अभियोग पंजीकृत हुआ था। उक्त अभियोग के पंजीकृत होते ही थाना कासगंज पुलिस द्वारा घटना में सम्मिलित सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। यह मामला अभी माननीय न्यायालय के विचाराधीन है। साथ ही उक्त घटना में सम्मिलित सभी अभियुक्तों के विरुद्ध कासगंज पुलिस द्वारा गैंगस्टर की कार्रवाई भी की गई थी। युवती के भाई ने थाना कासगंज पर आकर तहरीर दी कि उसकी बहन बिना बताए घर से कहीं चली गई है। तहरीर प्राप्त होते ही थाना कासगंज पर अभियोग पंजीकृत किया गया। साथ ही युवती की सकुशल बरामदगी हेतु जनपद स्तर पर कई टीमें आसपास के जनपदों में रवाना की गई। साथ ही एसओजी सर्विलांस की टीम भी सक्रिय हुई। साथ ही आज शाम उस युवती को सकुशल बरामद कर लिया गया है। और इस बीच लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। लखनऊ से अगली अहम खबर सामने आ रही है। आपको बता दें ये खबर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। खबर लखनऊ से हम आपको दिखा रहे हैं। फर्जी वोटरों पर नजर रखेगा स्पेशल मोबाइल ऐप। लखनऊ से हम खबर आपको दिखा रहे हैं। फर्जी ऐप पर स्पेशल मोबाइल ऐप नजर रखेगा। हर मतदाता की फोटो ऐप से होगी अपलोड। रियल टाइम फोटो सर्वर से जुड़ेगा आयोग से। एक मतदाता नहीं डाल सकेगा 2 बार वोट। अप्रैल मई में होंगे यूपी पंचायत चुनाव। दो 2021 में मिले थे 2.27 करोड़ मतदाता। 12.45 करोड़ मतदाताओं में बड़ी संख्या फर्जी वोटरों को हटाने के निर्देश जारी किए गए। मनीष तिवारी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, फर्जी वोटरों को हटाने की तैयारी शुरू हो गई है। ऐप के माध्यम से फर्जी वोटरों को भी पहचान की जाएगी। फर्जी वोटरों को हटाने के निर्देश भी जारी हुए हैं। क्या कुछ है अपडेट इस खबर पर? जी, जिस प्रकार से देखा जाए चुनाव आयोग ने जो है पूरी तरीके से पंचायत चुनावों में फर्जी वोटरों पर लगाम कसने की पूरी तैयारी कर ली है। जिस प्रकार से देखा जाए 2021 में जो है 12.45 करोड़ मतदाताओं में से 2.27 करोड़ मतदाता डुप्लीकेट मिले थे। इसी के चलते जो है ये पूरी प्रक्रिया चुनाव आयोग की तरफ से तैयार की गई है, जिसमें जो है एक स्पेशल ऐप के द्वारा जो है जो वोटर वहां पर पहुंचेंगे बूथ पर उनकी एक फोटो खींची जाएगी और लिंक के माध्यम से वो आयोग तक रहेगी। माना जा रहा है कि जिस प्रकार से 2021 में जो है 2.27 करोड़ वोटर पाए गए थे, इसी के तहत जो है ये प्रक्रिया पूरी देखने को मिल रही है। आगे अगर 2027 के भी जो चुनाव विधानसभा के भी होंगे, इन्हीं आधारों पर, इन्हीं लिस्टों के आधार पर जो है जिस प्रकार से SIR का जो पूरी तैयारी की गई है चुनाव आयोग के द्वारा, तो इसी का शिकंजा देखने को मिलेगा पंचायत चुनाव में जो अप्रैल मई के महीने में जो है यूपी के में पंचायत चुनाव। तो कहा जाए जिस प्रकार से चुनाव आयोग हर तरीके से जो है फर्जी वोटरों को जो है रोकने और जो फर्जी वोटर जो लिस्ट में शामिल है उनको बाहर निकालने की जो प्रक्रिया जो है उनके द्वारा शुरुआत कर दी गई है। और माना जा रहा है जिस प्रकार से 4 तारीख से घर घर जो है BLO जा करके जो है पूरा परीक्षण करेंगे, उसी के आधार पर अगली लिस्ट की तैयारी की जाएगी।
जी हाँ बिल्कुल, मनीष तिवारी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मतदाता की फोटो जो है वो इस ऐप के माध्यम से वो अब फीड होगी और कुल मिलाकर रियल टाइम फोटो सर्वर से जुड़ेगा ये आयोग। एक मतदाता 2 बार वोट नहीं डाल सकेगा। आयोग से सीधे सर्वर जुड़ेगा। अप्रैल मई में होंगे यूपी पंचायत चुनाव, उससे पहले फर्जी वोटरों को कंट्रोल करने के लिए मुस्तैद चुनाव आयोग काम कर रहा है। 12.5 करोड़ मतदाताओं में बड़ी संख्या फर्जी बताई जा रही है। फर्जी वोटरों को हटाने के निर्देश जारी किए गए हैं। ऐप के माध्यम से ऐसे लोगों को चिन्हित करने की भी तैयारी शुरू हो चुकी है। फर्जी वोटरों को हटाने के निर्देश जारी हुए हैं। तकनीकी से पारदर्शी होगा मतदान। राज्य निर्वाचन आयोग की बड़ी पहल सामने आ रही है। तो लखनऊ से अहम खबर, फर्जी वोटरों पर नजर रखेगा स्पेशल मोबाइल ऐप। हर मतदाता की फोटो ऐप से होगी अपलोड। रियल टाइम फोटो सर्वर से जुड़ेगा आयोग। एक मतदाता नहीं डाल सकेगा 2 बार वोट। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीतापुर से अहम खबर है, डीएपी खाद न मिलने से परेशान किसान का आरोप। डीएपी के साथ 650 की दी जा रही है बोतल। 1350 रुपए की डीएपी खाद खरीदने को मजबूर किसान। डीएपी के साथ किसानों को दी जा रही है कीटनाशक दवाई। दुकानदार की मनमानी के चलते किसान परेशान। खैराबाद ब्लॉक क्षेत्र के चंद्रा सिटी के पास ये दुकान की घटना है। आप ले ही नहीं रहे, बिना बोतल के कहाँ ले रही हैं? खैराबाद से मुलाहिमपुर के पास में अमन मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल के बगल में ये दुकान, ना तो दुकान का कोई नाम है ना पता है। यहाँ पे डीएपी के साथ जो महिला बैठती है वो अभद्र भाषा में बात करती है। और दूसरी बात, डीएपी लेने पे एक बोरी के साथ में एक नैनो यूरिया 650 रुपए की साथ में लेना अनिवार्य है। अगर नहीं लोगे तो डीएपी नहीं देती है। अदर दुकान से हमने ले रखी है, अभी लाया हूँ तो कुछ भी नहीं साथ में दे रहे, केवल जो लेना है किसान को वो मिलता है। यहाँ का एक ऐसा नियम है। हमें 4 बार दौड़ाया, इंद्रखाप लाओ, आधार लाओ। जब लेके आए तो बोल रही है इसमें नाम नहीं दिख रहा है, नंबर नहीं, खसरा लाओ। दुनिया भर का बवाल बताती है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर से अगली खबर है, जहां युवती से 2 दरिंदों ने की दरिंदगी। खेत में बकरी चराने गई थी युवती। पीड़िता की चीख पुकार सुनकर दौड़े ग्रामीणों को आता देख भाग निकले दरिंदे। बेसुध हालत में पीड़िता को पड़ा देख परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा जिला चिकित्सालय। तहरीर पर पुलिस ने आरोपी को पकड़ा और एफआईआर दर्ज की है। दबंग और आपराधिक प्रवृत्ति के बताए जा रहे हैं। आरोपी कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम मानकपुर का ये मामला। पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया जिला चिकित्सालय। तहरीर पर पुलिस ने आरोपी को पकड़ा और दर्ज की एफआईआर। पीड़िता को मेडिकल के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी को पकड़कर एफआईआर दर्ज की है। दबंग और आपराधिक प्रवृत्ति के बताया जा रहा आरोपी कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम मानकपुर का ये पूरा मामला है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर से अहम खबर है, कानपुर
से ये अहम खबर, जहां घाटमपुर और रेवना में निर्माणाधीन थानों का डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने औचक निरीक्षण किया। निर्माण कार्यों में लापरवाही पाए जाने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार भी लगाई है। निर्माण की गुणवत्ता व समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कानून व्यवस्था से जुड़े भवनों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। घाटमपुर थाने में डीसीपी ने अपराध रजिस्टर और लंबित मामलों की समीक्षा की है, जहां कमियां मिलने पर तत्काल सुधार के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान पत्रकारों, व्यापारियों और प्रधानों और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर संवाद स्थापित किया गया है। उन्होंने जनता और पुलिस के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया। डीसीपी ने मिशन शक्ति, साइबर अपराध और नए आपराधिक कानूनों की जानकारी भी साझा की है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा और जन जागरूकता दोनों ही पुलिस की प्राथमिकता है। उनका ये दौरा घाटमपुर में सक्रिय, पारदर्शी और जवाबदेही पुलिसिंग की नई पहचान बन रहा है। मेरे द्वारा थाना रेवना और थाना घाटमपुर पर यहाँ के प्रमुख व्यापारी, संक्रांत व्यक्ति, पत्रकारों के साथ बैठक की गई। जिसका उद्देश्य था, जो हमारा अभियान चल रहा है, मिशन शक्ति, साइबर जागरूकता और 3 नए कानून, उनके बारे में लोगों को अवेयर कराना, इसका प्रचार प्रसार करना। दोनों स्थानों पे इन तीनों बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमरोहा से अगली अहम खबर, जहां ऐतिहासिक तिगरी गंगा मेले में शनिवार को आधुनिक कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका निरीक्षण मंडलायुक्त मुरादाबाद आंजनेय कुमार सिंह, डीआईजी मुनिराज जी, जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स और पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने किया है। मेला परिसर में कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य और कृषि विभाग केंद्र सहित कई विभागों के स्टॉल लगाए गए थे। किसानों को ड्रिप सिंचाई, जैविक खाद, कृषि ड्रोन एवं आधुनिक उपकरणों की जानकारी दी गई। साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, कृषि बीमा योजना और पीएम किसान ड्रोन योजना जैसी सरकारी योजनाओं के लाभ भी समझाए गए। मंडलायुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किए हैं कि जानकारी सरल भाषा में दी जाए ताकि हर किसान लाभ उठा सके। डीआईजी मुनिराज जी ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अमरोहा पुलिस की तैयारी की सराहना की। एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि सीसीटीवी, ड्रोन निगरानी, महिला हेल्प डेस्क और ट्रैफिक कंट्रोल पोस्ट जैसी व्यवस्थाएं की गई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बाराबंकी से, जहां रामनगर थाना क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल लोधेश्वर महादेव धाम में शनिवार को जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की सख्त कार्रवाई की है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के तहत लोक निर्माण विभाग की भूमि पर बनी अवैध दुकानों को हटाने के लिए 2 बुलडोजर लगाए गए। कार्रवाई की निगरानी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गुंजिता अग्रवाल, तहसीलदार विपुल सिंह और नायब तहसीलदार विजय प्रकाश तिवारी ने की है। पूर्व में सभी दुकानदारों को नोटिस देकर स्वयं दुकानें खाली करने के निर्देश दिए गए, लेकिन चेतावनी के बावजूद कुछ दुकानदारों ने स्थान नहीं छोड़ा, जिसके चलते दुकानों को गिराने की प्रक्रिया शुरू की गई। सुरक्षा व्यवस्था के लिए उपाधीक्षक गरिमा पंत के नेतृत्व में रामनगर, जहांगीराबाद, बड्डूपुर और मसौली थानों की पुलिस टीमें मौके पर तैनात रही। कार्रवाई में राकेश अवस्थी, राजन तिवारी, आदित्य बाबा, खेमराज जायसवाल, दीन मोहम्मद, रियाज अहमद सहित कुल 15 दुकानदारों के नाम शामिल हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि तीर्थ स्थल को अतिक्रमण मुक्त और श्रद्धालुओं के निर्बाध आवागमन को सुनिश्चित किया जाएगा।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर संभल से, जहां जिले के बहजोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य विभाग की गंभीर लापरवाही सामने आई है। मरीजों ने आरोप लगाया है कि डॉक्टर अस्पताल में उपलब्ध दवाओं की बजाय बाहर की महंगी दवाइयां लिखते हैं, जिससे उन्हें आर्थिक बोझ उठाना पड़ता है। जांच सेवाओं जैसे खून की जांच और अल्ट्रासाउंड के लिए भी मरीजों को निजी केंद्रों पर भेजा जाता है, जहां डॉक्टरों को कमीशन मिलने की बात कही गई। आपको बता दें, के न्यूज की टीम मौके पर पहुंची। के न्यूज की टीम के पहुंचने पर प्रभारी डॉक्टर सचिन वर्मा ने मीडिया से अभद्र व्यवहार किया और मरीज द्वारा दिखाए गए पर्चे को फाड़कर उसे भगा दिया। यह घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। मरीजों ने यह भी बताया कि पर्चा बनवाने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता है, जिससे बीमार हालत में उन्हें और परेशानी होती है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी तरुण पाठक ने स्पष्ट किया कि अस्पताल में सभी आवश्यक दवाएं और जांच सुविधाएं उपलब्ध हैं और बाहर की दवाइयां लिखना नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। ये मामला सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की साख पर सवाल खड़ा करता है और गरीब मरीजों के साथ हो रहे अन्याय को उजागर करता है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या ठोस कदम उठाता है। देखिए, ये डॉक्टरों को, जितने भी हमारे चिकित्सक हैं, इनको निर्देशित है कि दवाएं जो भी सरकारी आपके अवेलेबल है वही लिखेंगे। बाहर की दवाई आपको लिखना नहीं है। अगर इन विशेष परिस्थिति में अगर कोई दवाई अवेलेबल नहीं है, उस कंडीशन में आप लिख सकते हैं। नहीं तो हमारे पास, अगर हम अपनी CSC सब सेंटर लेवल की बात करें, जहाँ पर हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, वहाँ भी 14 तरह की जाँच हो रही है और करीब 85 तरह की दवाएं वहाँ मिल रही हैं। हमारी CSC पर कम से कम 242-45 तरह की दवाएं मिलती हैं। उसी तरह के PSC पर भी इतनी दवाएं अवेलेबल हैं। तो जो जनमानस की रिक्वायरमेंट है या जो पब्लिक की हमारी जो बीमारी की है, उसमें कम से कम 90-95% दवाएं हर अवेलेबल होती हैं। ऐसी कोई दवाई है जो कि रेयर होती हैं, वही दवाई अवेलेबल नहीं होती। खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद इसके बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा राजभवन में शनिवार को राज्य का 60वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष, उनकी धर्मपत्नी मित्रा घोष और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधिवत दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण समेत कई मंत्री, विधायक और गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। समारोह में हरियाणा की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हुए विभिन्न रंगारंग प्रस्तुतियां दी गईं। लोक नृत्य, संगीत और पारंपरिक कला के माध्यम से प्रदेश की विविधता और गौरव को मंच पर जीवंत किया गया। कार्यक्रम ने राज्य के विकास, एकता और सांस्कृतिक पहचान को रेखांकित किया। राजभवन परिसर में उमंग और उत्साह का माहौल रहा, जिसमें हरियाणा की गौरव गाथा को सम्मानपूर्वक प्रस्तुत किया गया। अगली खबर मंडला से, जहां मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले स्थापना दिवस को इस बार भी उत्सव के रूप में मनाया गया है। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित छात्रावास आश्रमों में इसे छात्रावास दिवस के रूप में मनाया गया। इसी क्रम में आदिवासी सीनियर बालक छात्रावास सिझौरा में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती
प्रतिभा की पूजा और मध्य प्रदेश के गीत के साथ हुए स्थानीय छात्रावास के बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिनमें प्रदेश की लोक संस्कृति और विविधता की सुंदर झलक देखने को मिली। प्रतिभावान छात्रों को प्रशस्ति पत्र और पारितोषिक देकर सम्मानित किया गया। छात्रावास अधीक्षक द्वारा स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया, जिन्होंने विशेष भोज में छात्रों के साथ सहभोज ग्रहण किया है। यह आयोजन एकता, संस्कृति और प्रगति का प्रतीक बनकर छात्रावास के जीवन को प्रेरणा और उत्साह से भर गया। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।